हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल माही बायोलॉजी कॉन्सेप्ट इन हिंदी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम क्या लेके आए हैं, आपके जो कंपटीशन एग्ज़ाम में जनरल साइंस आता है उसके बारे में आपकी जो क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जो जनरल साइंस होती है, सामान्य विज्ञान होती हैं, वो कौन कौन से कंपटीशन के लिए होती हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो मैं साइंस पढ़ाऊँगा, जनरल साइंस या जो सामान्य विज्ञान है, वो आपके कौन कौन से एग्जाम में आने वाली है। सबसे पहले आती बात करूं मैं आपके किसकी, एसएससी, ठीक है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ठीक है। अब एसएससी द्वारा जो जितने भी एग्जाम कराए जाते हैं, जैसे मैं बात करूं एसएससी 10+2, CHSL और जो CGL होते हैं, इन सब में क्या होती हैं, जनरल साइंस के काफ़ी सवाल आते हैं। तो उन साइंस के सवाल को आप सरल तरीके से समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा और मेरे साथ साइंस को पढ़ना है। इसके बाद मैं बात करूं MTS, जो CPU होते हैं, जो SSC द्वारा जितने भी एग्जाम प्रोवाइड किए जाते हैं, उनमें क्या आती है, जनरल साइंस आती है, ठीक है। जैसे मैं बात करूं आपके SSC GD, ठीक है, SSC GD में कौन कौन से है, CRPF है, SSB है और BSF है और ITBP है। ये जो जितने भी SSC GD द्वारा एग्जाम कराए जाते हैं, ये क्या होते हैं, अर्धसैनिक वाले होते हैं। क्या होते हैं, अर्धसैनिक बल वाले, ठीक है। इनके भी एग्जाम में क्या आती है, जनरल साइंस के सवाल आते हैं। इसके बाद हम बात करूँ SSC द्वारा जो अभी दिल्ली पुलिस के जो एग्जाम का जो नोटिफिकेशन आया है, जो कौन कराएगी, दिल्ली एग्जाम SSC कराएगी। कौन कराएगी, SSC कराएगी, जिसके अंदर जो जीके का पार्ट है उसमें भी साइंस के सवाल को पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद मैं बात करूं पटवार की, किसकी, पटवार की, जो राजस्थान में अभी पटवार की वैकेंसी आई है। इस पटवार के अंतर्गत आपको जनरल जो जीके का पार्ट है उसमें जनरल साइंस को भी ऐड किया गया है। और जनरल साइंस में एक पर्सनली नोटिफिकेशन में दे रखा है कि ह्यूमन फिजियोलॉजी या मानव शरीर के जो जितने भी सवाल आते हैं वो ज़्यादा पूछे जाएंगे। इसके बाद मैं बात करूं RPC द्वारा जो एग्जाम कराए जाते हैं। अब RPC कौन कौन सी कराती है, एक RS है, RPS है, RTS है और RTO है। ये जो जितने भी एग्जाम होते हैं, इन सब में क्या होती है, जनरल साइंस आती है, ठीक है। इसके बाद आती है राजस्थान पुलिस। अब राजस्थान पुलिस के लोग जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए जो जनरल साइंस है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो पिछली बार जो राजस्थान पुलिस में जो जनरल साइंस के एग्जाम के जो क्वेश्चन आए थे, तो वहाँ पे पेपर में जो क्वेश्चन दे के सभी के क्या उड़ गए थे, तोते के होश उड़ गए थे। क्यों उड़ गए थे, क्योंकि जो बच्चों को जो सिलेबस दे रखा उससे भी कई हटकर जो इतने लेवल ऊपर पूछा गया, जिससे कि हर एक बच्चा भी नहीं कर पाया, ठीक है। कितना भी होशियार बच्चा क्यों ना हो, वो आपके जो राजस्थान पुलिस का जो पिछली बार पेपर था उसमें साइंस बहुत ही काफ़ी हार्ड पूछी गई थी। लेकिन अब जब आप मेरे साथ तैयारी करोगे तो मैं आपको जीरो से लेके आपके हाई लेवल तक की तैयारी कराऊंगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं आपके जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के एग्जाम होते हैं, उनमें भी जनरल साइंस भी पूछी जाती है, ठीक है। इसके बाद जैसे रीट की बात कर लेते हैं, ग्राम सेवक के जो एग्जाम होते हैं उसमें भी साइंस आती है, ठीक है। इसके बाद हम डिफेंस की बात करते हैं कि भाई डिफेंस में भी साइंस का क्या रोल है। अगर मैं डिफेंस में आर्मी की बात करूं, किसकी, आर्मी, ये जो डिफेंस में आर्मी है, आर्मी में साइंस का सबसे बड़ा योगदान होता है। आर्मी के अंदर क्या होता है, सबसे पहले एक आर्मी में GD होता है, जनरल ड्यूटी, ठीक है। उसमें से 50 में से 15 क्वेश्चन आपके किसके आएंगे, जनरल साइंस के आएंगे। किसके आएंगे, जनरल साइंस के आएंगे, ठीक है। उसके बाद क्लर्क में भी 5 आते हैं। नर्सिंग असिस्टेंट में तो आपकी बात करूँ तो मेरी जो क्लास है, वो जो नर्सिंग असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं आर्मी की, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, क्योंकि जो नर्सिंग असिस्टेंट है उसमें कितने आते हैं आपके, 15 तो बायोलॉजी के, 15 केमिस्ट्री के, कितने हुए 30 और 5 फिजिक्स के, कितने हुए 35 सवाल। 50 में से कितने, 35 सवाल नर्सिंग असिस्टेंट में कौन सी क्लास में पढ़ेंगे, जो मैं क्लास में आपको पढ़ाऊंगा। इस 35 सवाल कौन सी क्लास में पढ़ेंगे, जो मैं आपको जनरल साइंस पढ़ाऊंगा। उस 50 में से 35 सवाल नर्सिंग असिस्टेंट के लिए, आर्मी वालों के लिए यहाँ से पढ़ेंगे। जो टेक्निकल के होते हैं और SKT के होते हैं, उनके भी जनरल साइंस आती है, ठीक है। इसके बाद बात करूँ एयरफोर्स की, जो एयरफोर्स की वाई ग्रुप है, उसमें भी जीके का जो पार्ट होता है उसमें भी जनरल साइंस को पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद NDA है और CDS, क्या, CDS है, जो डिफेंस के जो ऑफिसर लेवल की वैकेंसी आती है, उसमें भी आपके जनरल साइंस को पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका सबसे इंपॉर्टेंट, कौन सा, सबसे इंपॉर्टेंट बात करूँ तो रेलवे। क्या होती है, रेलवे, जो भारतीय रेलवे है उसमें सबसे पहले जो ALP की बात करूँ, असिस्टेंट लोको पायलट होती है, जिसमें क्या आती है, जनरल साइंस काफ़ी अधिक आती है। जैसे NTPC है, NTPC में क्या है, 25 के आसपास क्वेश्चन किसके आते हैं, जनरल साइंस के, किसके, जनरल साइंस या सामान्य विज्ञान के। जैसे D ग्रुप की बात करूँ, C ग्रुप की बात करूँ और रेलवे टेक्निकल,
या रेलवे टेक्नीशियन, जिसमें क्या आती है, जनरल साइंस आती है। ये तो हो गया कि भाई जनरल साइंस कौन कौन से एग्जाम में या कौन कौन से वैकेंसी में आती है। अब हम पढ़ेंगे कि जनरल साइंस होता क्या है, जनरल साइंस होता क्या है। ठीक है, अब जनरल साइंस कौन कौन, जनरल साइंस के अंदर हमें क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ने हैं। ठीक है, जनरल साइंस के अंदर हमें मुख्यतः 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। अब ये 3 सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, नंबर 1 पे होता है आपका बायोलॉजी, और नंबर 2 पे होता है आपका कौन सा, केमिस्ट्री, और नंबर 3 पे होता है आपका फिजिक्स। ठीक है, तो नंबर 1 पे हम क्या पढ़ेंगे, बायोलॉजी। ठीक है, सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, बायोलॉजी। जो आपके जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं उसमें नंबर 1 पे पूछा जाता है आपका क्या, एक तो आती है बायोलॉजी, जिसे हिंदी में कहते हैं आपके जीव विज्ञान। क्या कहते हैं, जीव विज्ञान। ठीक है, इसके बाद नंबर 2 पे आती है आपके क्या, भौतिक विज्ञान, फिजिक्स। क्या आती है, भौतिक विज्ञान। ठीक है, नंबर 3 पे मैं बात करूं तो आपके आएगा रसायन विज्ञान। क्या आएगा, रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री। ठीक है, सबसे ज्यादा किसमें से आते हैं सवाल, आपके बायोलॉजी में से आते हैं। उसके बाद आते हैं आपके केमिस्ट्री में से, जिसमें कंपटीशन एग्जाम की मैं बात करूं तो 60% सवाल किसमें से आते हैं, आपके बायोलॉजी में से आते हैं। और जो पीछे बचे 30% क्वेश्चन होते हैं या 20% में मानो किसी केमिस्ट्री के, और ये 20% होते हैं आपके फिजिक्स के। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किस में से आते हैं, आपके बायोलॉजी में से या जीव विज्ञान में से। तो सबसे पहले हम क्या टॉपिक स्टार्ट करेंगे, बायोलॉजी। क्या करेंगे, बायोलॉजी। ठीक है, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, जीव विज्ञान। ठीक है, अब हम जीव विज्ञान को पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि जीव विज्ञान जो बायोलॉजी शब्द है, इस बायोलॉजी शब्द का अर्थ क्या होता है, इस बायोलॉजी शब्द का जो प्रयोग किसने किया था सबसे पहले। तो हम सबसे पहले क्या स्टार्ट करते हैं, बायोलॉजी। क्या करते हैं, बायोलॉजी। इसे हिंदी में कहते हैं आपके जीव विज्ञान। क्या कहते हैं, जीव विज्ञान। ठीक है, अब हम इस बायोलॉजी को पढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि जो ये बायोलॉजी जो टर्म है या जो बायोलॉजी शब्द है, इस बायोलॉजी शब्द से या जीव विज्ञान शब्द से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम के लिए कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं तो ये बायोलॉजी है कितने शब्दों से मिलकर बना होता है, आपके 2 शब्दों से। कौन कौन से, बायोज प्लस लोगस। क्या होता है, बायोज प्लस लोगस। ठीक है, जिसमें बायोज का अर्थ होता है आपके लाइफ या लिविंग, जिसका हिंदी में अर्थ होता है सजीव, सजीव या जीवन। ठीक है, इसके बाद जो ये लोगस है, जिस लोगस का अर्थ होता है टू स्टडी, हिंदी में अर्थ होता है का अध्ययन। ठीक है, विज्ञान की वो शाखा जिसमें किसका अध्ययन किया जाता है, जीवों या सजीवों या जीवन का अध्ययन किया जाता है, वो क्या कहलाते हैं, आपके बायोलॉजी या जीव विज्ञान कहलाता है। ठीक है, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये जो आपने जीव या सजीव या लाइफ या जो लिविंग लिखा है इसका अर्थ क्या होता है, कि सर हमें ये बताइए कि जो सजीव क्या होते हैं, हमें ये समझना है कि सजीव क्या होते हैं। तो मैंने आपको पहले भी बता दिया, क्योंकि मेरी जो क्लास होगी वो 0 से लेके हाई लेवल तक होगी। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि सजीव क्या होते हैं। हमारे ब्रह्मांड में सजीव को उसी परिभाषा दी गई है जो क्या करते हो, वर्दी। क्या करते हो, सबसे पहले उसके क्या लक्षण होने चाहिए, वो क्या करता हो, आपके वर्दी करता हो, या वो क्या करता हो, आपके शोषण करता हो। ठीक है, सजीव क्या होते हैं, जो शोषण करता हो, जो क्या करता हो, पोषण की क्रिया करता हो या न्यूट्रिशन की क्रिया करता हो। ठीक है, जो क्या करता हो, आपके प्रजनन। ठीक है, जो क्या करता हो, आपके उत्सर्जन। ठीक है, अगर ये सब जिस प्रोसेस में पाए जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, आपके सजीव कहलाते हैं। लेकिन सर हमारे ब्रह्मांड में सजीव होते क्या है, तो आपको मैं बता दूं, सजीव वो होते हैं जो ये सब जो प्रोसेस होते हैं वो सब करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, सजीव कहलाते हैं। लेकिन हमारे ब्रह्मांड में सजीव होते कौन कौन हैं, अगर ये सारी प्रोसेस किसमें पाई जाती है, आपके पादप व जंतुओं में। किसमें, पादप व जंतुओं में।
तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर आपने बता दिया कि ये जो दोनों लक्षण है, जो ये लक्षण लिखे हैं, ये दोनों में पाए जाते हैं। कौन कौन से? पादपों में और जंतुओं में। किन किन में? पादपों और जंतुओं में। तो दोनों क्या होंगे? सजीव होंगे। तो अब बायोलॉजी की जो परिभाषा आती है या जीव विज्ञान की परिभाषा आती है कि भाई बायोलॉजी की परिभाषा क्या होती है? विज्ञान की वो शाखा जिसमें किसका? पादपों तथा जंतुओं का सम्मिलित अध्ययन किया गया हो, उसे क्या कहते हैं आप? बायोलॉजी या जीव विज्ञान। और इन दोनों को क्या कहते हैं? आपस में पादप व जंतु मिलकर क्या होते हैं? जीव होते हैं, जिसे क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं या जीव विज्ञान कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गई बायोलॉजी की परिभाषा। ठीक है, इसके बाद आता है कि जो ये बायोलॉजी वर्ड है, ये सबसे पहले किसने दिया था? कि भाई ये जो बायोलॉजी वर्ड है, ये जो बायोलॉजिकल, ये जो बायोलॉजी नेम है, ये सबसे पहले किन नामक वैज्ञानिक ने दिया था? ठीक है, एक वैज्ञानिक आते हैं आपके कौन? एक वैज्ञानिक आते हैं आपके कौन? लेमार्क। कौन आते हैं? लेमार्क। और इसके साथ एक और आते हैं लेमार्क व ट्रेविसन। कौन आते हैं? लेमार्क और ट्रेविसन नामक दो वैज्ञानिक आते हैं। कब? 1802 या 1802। ठीक है, अब 1802 में क्या आते हैं? दो वैज्ञानिक आते हैं। कौन कौन? लेमार्क और ट्रेविसन, जिन्होंने सबसे पहले क्या दिया था? बायोलॉजी शब्द को दिया था। कौन से शब्द को? बायोलॉजी शब्द को। ये तो हो गया। ठीक है, अब आता है आपके जो ये बायोलॉजी शब्द है। अब जो ये बायोलॉजी शब्द है, कौन सी भाषा का शब्द है? तो बायोलॉजी जो शब्द है आपके कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन सा? ग्रीक भाषा। कई बार एग्जाम में पूछ रखा है कि जो बायोलॉजी या जीव विज्ञान शब्द है वो कौन सी भाषा का शब्द है? आपके ग्रीक भाषा का शब्द है। अब आता है कि जो बायोलॉजी होता है, इस बायोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है, या जो फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है? तो बायोलॉजी का जनक कौन होते हैं? आपके अरस्तु। कौन होते हैं? अरस्तु। और ये वही अरस्तु है जो पॉलिटिकल साइंस या राजनीति विज्ञान के पितामह होते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, ये तो सभी को पता है, जीव विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है, क्योंकि सभी कंपटीशन एग्जाम तैयारी कर रहे हैं तो अरस्तु जी को सभी को जानते हैं। लेकिन अब क्या होता है, जो एग्जामिनर होता है या जो एग्जाम लेने वाला बहुत ही चतुर हो गया है, अब ये अरस्तु ना देके क्या लिखते हैं यहाँ पे? आपको कहीं पे एग्जाम में क्या मिलते हैं? एरिस्टोटले। क्या मिलते हैं? एरिस्टोटले। ठीक है, अब ये एरिस्टोटले क्यों लिखते हैं? क्योंकि अंग्रेजी वर्ड है, जो अरस्तु को अंग्रेजी में किस नाम से जानते हैं? एरिस्टोटले। किस नाम से? एरिस्टोटले के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये तो हो गया भाई। क्या अब जो बायोलॉजी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होते थे वो आपके यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अब आता है कि जो बायोलॉजी की जो ब्रांचें होती है कौन कौन सी है, जो हमें इस सिलेबस में जो आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम में कुछ ब्रांचें होती है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई बायोलॉजी की कौन कौन सी ब्रांचें होती है और हमें ब्रांचें कौन कौन सी सिलेबस में पढ़नी है कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी के लिए। ठीक है, तो बायोलॉजी की आपके जो सिलेबस है या जो कॉम्पिटिशन एग्जाम होते हैं उसमें मुख्यतः 3 शाखाएं होती है। कौन कौन सी? नंबर 1 आती है आपकी क्या? जूलॉजी। ठीक है, जिसे हिंदी में कहते हैं आपके जंतु विज्ञान। क्या कहते हैं? जंतु विज्ञान। ठीक है, इसके बाद आता है आपका नंबर 2 पे बोटनी। क्या आता है? बोटनी। ठीक है, जिसे हिंदी में कहते हैं आपके पादप विज्ञान। क्या कहते हैं? पादप विज्ञान, या इसे किस नाम से जानते हैं? वनस्पति विज्ञान। ठीक है, नंबर 3 पे आता है आपका सूक्ष्म जीव विज्ञान। क्या आता है? सूक्ष्म जीव विज्ञान। ठीक है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं आपके माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, जिसमें माइक्रो का अर्थ होता है सूक्ष्म और जो बायोलॉजी का अर्थ होता है जीव विज्ञान। ठीक है, सूक्ष्म जीव विज्ञान। ठीक है, अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन। इन तीनों का जो इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि भाई जूलॉजी क्या होता है, बोटनी क्या होता है और सूक्ष्म जीव विज्ञान क्या होता है। तो मैं सबसे पहले बात करूं किसकी? जूलॉजी की। ठीक है, जूलॉजी को हिंदी में किस नाम से जानते हैं? आपके जंतु विज्ञान। और एक शब्द और आता है आपका प्राणी विज्ञान। क्या आता है? प्राणी विज्ञान। ठीक है, अब इस जूलॉजी को किस नाम से जानते हैं? जंतु विज्ञान या प्राणी विज्ञान। ठीक है, अब जो इस प्राणी विज्ञान का जो जनक है, जो इस जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो एक वैज्ञानिक आते हैं, कौन? अरस्तु। कौन आते हैं? इन्हीं अरस्तु को जनक कहते हैं। किसका? जूलॉजी का जनक। ठीक है, इन्हीं अरस्तु जी को किसके कहते, क्या कहते हैं? जूलॉजी या जंतु विज्ञान या प्राणी विज्ञान का जनक। ठीक है, अब इन अरस्तु जी ने एक पुस्तक लिखी थी। कौन सी पुस्तक? दी हिस्टोरिया
द हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया। कौन सी पुस्तक लिखी थी? द हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया। अब जो ये शब्द आता है आपका क्या? एनिमेलिया। क्या आता है? एनिमेलिया। अब जो एनिमेलिया का अर्थ होता है प्राणी या जंतु। अगर आपको दिमाग में एनिमेलिया शब्द कहीं पे मिल जाता है या जो पुस्तक पूछ ली जाती है, इनकी पुस्तक है किसकी? अरस्तू जी की। ठीक है, अरस्तू जी की क्या है? पुस्तक है। कौन सी? द हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया। कहीं पे भी आपको एनिमेलिया मिले तो उसका संबंध किससे है? जंतु विज्ञान से है। तो अगर आपको द हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया आ गए तो वो पुस्तक किसकी हो गई? आपके अरस्तू जी की हो गई। इसके बाद आता है आपका नंबर 2 पे क्या? बोटनी। ठीक है, जिसे और किस नाम से जानते हैं? पादप विज्ञान या वनस्पति विज्ञान। ठीक है, वनस्पति विज्ञान। ठीक है, अब जो इस वनस्पति विज्ञान का जो जनक है वो किसे कहा जाता है? आपके थियोफ्रेस्टस। कौन आते हैं? थियोफ्रेस्टस। ठीक है, अब इन थियोफ्रेस्टस को क्या कहते हैं? वनस्पति विज्ञान का जनक। किसे कहते हैं? थियोफ्रेस्टस को। अब इन थियोफ्रेस्टस जी ने एक पुस्तक लिखी थी। कौन सी? द हिस्टोरिया ऑफ। कौन सी? द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेनम। द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेनम। अब ये पुस्तक किसने लिखी थी? द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेनम, थियोफ्रेस्टस ने, जिसे क्या कहते हैं? वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है, अब ये जो प्लांटेनम का अर्थ होता है वनस्पति। क्या होता है? वनस्पति। जो वनस्पति का जनक किसे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो थियोफ्रेस्टस की पुस्तक कौन सी होती है, तो आपको ऑप्शन में दोनों मिलते हैं, द हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया और द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेनम। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना, याद ऐसे रखना है कि जो प्लांटेनम का अर्थ जो प्लांट होता है, जिसका अर्थ होता है पादप विज्ञान, तो इस पादप विज्ञान को जो जनक होता है कौन होते हैं? आपके थियोफ्रेस्टस। इस प्रकार आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद आता है आपके जो सूक्ष्म जीव विज्ञान या माइक्रोबायोलॉजी। क्या आता है? सूक्ष्म जीव विज्ञान या माइक्रोबायोलॉजी। जो इस माइक्रोबायोलॉजी का जो क्या होता है जनक कौन है? आपके एक वैज्ञानिक आते हैं जिन्होंने सभी ने सुना है, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एंटोइन वॉन ल्यूवेनहॉक। कौन आते हैं? एंटोइन वॉन ल्यूवेनहॉक, जिसे क्या कहा जाता है? सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। और इन सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक क्यों कहा जाता है, इसको भी हम समझ लेते हैं। क्योंकि जो एंटोइन वॉन ल्यूवेनहॉक है, इन्होंने क्या की थी? सबसे पहले जीवाणु की खोज की थी। किसकी? जीवाणु की खोज। अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सबसे पहले जीवाणु या बैक्टीरिया की खोज की थी, किसने की थी? एंटोइन वॉन ल्यूवेनहॉक। अब जो ये एंटोइन वॉन ल्यूवेनहॉक को जो सूक्ष्म जीव विज्ञान का पिता क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने सबसे पहले किसकी खोज की थी? इस बैक्टीरिया के अंदर जो बैक्टीरिया की खोज की थी, इसमें किसकी की थी? जीवित कोशिका की खोज। कौन सी? जीवित कोशिका का। अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? सर एंटोइन वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। जो कैसी कोशिका थी? जीवित कोशिका थी। तो जो कब की थी, इसका जो कभी कभी क्या होता है, सन भी पूछ लिया जाता है, तो उसका सन होता है आपको 1676 या 1676 होता है। ठीक है, अब जो ये जीवित कोशिका की खोज की तो कब की थी? किसने की थी? 1676 में एंटोइन वॉन ल्यूवेनहॉक ने की। लेकिन आपके एक दिमाग में सवाल घूम रहा होगा कि भाई सर कोशिका की खोज तो रॉबर्ट हुक ने की थी, तो यहाँ पे एंटोइन वॉन ल्यूवेनहॉक कैसे आ गया? तो आपको हम बता देते हैं कि जो जीवित कोशिका की खोज तो किसने की थी? एंटोइन वॉन ल्यूवेनहॉक ने। जब जो 1665 में रॉबर्ट हुक, कौन आते थे? रॉबर्ट हुक ने क्या की थी? कोशिका की खोज। किसकी? कोशिका की खोज। अब जो ये रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका की खोज की थी, वो कैसी थी कोशिका? मृत कोशिका। कैसी थी? मृत कोशिका।
ठीक है। जो रोबोट ने कोशिका की खोज की थी वो कैसी थी, मृत कोशिका थी। वो कब की थी, 1665 में की थी। लेकिन जो जीवित कोशिका की खोज की थी किसने की थी, एंटनी वॉन लीeuwenhoek ने की थी। किसमें की थी, जीवित, सबसे पहले किसमें की थी, जीवाणुओं में की थी। कौन सी कोशिका थी, जीवित कोशिका थी। कब की गई थी, 1676 में की गई थी। अब आता है कि जो सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, एंटनी वॉन लीeuwenhoek। ये तो हो गया हमें जो ब्रांचें हैं जो हमें इस जो कंपटीशन एग्जाम में बायोलॉजी के अंतर्गत हमें पढ़नी है। ठीक है, हम इनको अलग अलग से विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, आपके जूलॉजी। क्या पढ़ेंगे, जूलॉजी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि जूलॉजी में किस प्रकार के सवाल आते हैं और जूलॉजी के कौन कौन से भाग पढ़ने हैं। ठीक है, अब जो हम सबसे पहले क्या पढ़ने जा रहे हैं, आपके जूलॉजी या जंतु विज्ञान। ठीक है, अब जो हमें जंतु विज्ञान होता है या जूलॉजी होता है, इसमें सबसे पहले क्या पढ़ना है, मानव कार्य की। ठीक है, मानव फिजियोलॉजी या ह्यूमन फिजियोलॉजी या मानव कार्य की। ठीक है, अब हम मानव कार्य की पढ़ने से पहले एक जूलॉजी के अंदर एक टर्म पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, एक टर्म पढ़ते हैं कि भाई जो जूलॉजी में जो सबसे पहले एक टर्म आती है कि जो सबसे पहले होता क्या है, अगर मैं बात करूं ह्यूमन की तो सबसे पहले ह्यूमन में क्या बनता है, एक तो बनता है आपका नर युग्मक, एक बनता है आपका मादा युग्मक। क्या बनता है, मादा युग्मक। ठीक है, एक तो हो गया आपका नर युग्मक, एक हो गया आपका मादा युग्मक। ठीक है, अब ये जो नर युग्मक और मादा युग्मक क्या होते हैं, ये नर युग्मक वो होते हैं जो नर के लक्षण को प्रदर्शित करते हैं और जो मादा होती हैं वो मादा लक्षण को प्रदर्शित करते हैं। नर युग्मक में आते हैं आपके स्पर्म या शुक्राणु और जो मादा युग्मक में आते हैं आपके अंडाणु या ओवल। ठीक है, अब ये जो नर युग्मक और मादा युग्मक क्या करते हैं, संलयन करते हैं। क्या करते हैं, संलयन करते हैं। ठीक है, संलयन या फ्यूजेशन की क्रिया करते हैं। ठीक है, दोनों का आपस में क्या हो गया, संलयन हो गया। तो क्या बनती है, एक कोशिका बनती है। क्या बनती है, एक कोशिका बनती है। वो कौन सी कोशिका होती है, 2n या द्विगुणित। कौन सी कोशिका बनती है, द्विगुणित। ठीक है, अब जो ये द्विगुणित कोशिका बनती है, इस कोशिका का क्या नाम है, जो अब ये जो द्विगुणित कोशिका बनती है इस कोशिका का नाम है आपके युग्मनज। क्या है, आपके युग्मनज, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। और एक आपको बता देता हूं, ये जो कोशिका बनती है प्रथम कोशिका होती है। कैसी, प्रथम कोशिका। किसकी प्रथम कोशिका, मानव शरीर की जो अगर प्रथम कोशिका होती है या सजीव की प्रथम कोशिका होती है वो क्या होती है, आपकी द्विगुणित। कौन सी, युग्मनज। ठीक है, और ये युग्मनज कौन सी कोशिका होती है, हमारे शरीर की प्रथम कोशिका होती है। अब इन कोशिका जो 2n कोशिका होती है इसमें क्या होता है, अनेक विभाजन होता है, जिससे क्या होती है, अनेक कोशिकाएं बनती हैं। क्या होती हैं, इन 2n या युग्मनज में अनेक विभाजन होने पर क्या बनती हैं, आपके अंदर अनेक कोशिकाएं बनती है। ठीक है, ये लो आपके अंदर क्या बन गई, अनेक कोशिकाएं। क्या बन गई, कोशिकाएं। ठीक है, अब ये जो कोशिकाएं आपस में मिलकर क्या बनाती है, आपके क्या बनाती हैं, उत्तक। क्या बनाती हैं, उत्तक या टिश्यू। ठीक है, अब ये जो बहुत सारे टिश्यू मिलकर या उत्तक मिलकर क्या बनाते हैं, आपके अंग बनाते हैं या ऑर्गन बनाते हैं। अब ये ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, ऑर्गन जैसे हमारे में मानव शरीर की बात करूं या ह्यूमन की बात करूं, ह्यूमन के जो आपको आंखों के सामने जो भी प्रत्यक्ष रूप से जो शरीर के जो भी पार्ट दिखाई देते हैं वो क्या कहलाते हैं, अंग कहलाते हैं। और जो आंतरिक होते हैं जो नहीं दिखाई देते वो भी क्या कहलाते हैं, अंग कहलाते हैं। जैसे मैं बात करूं त्वचा की, किसकी, त्वचा की। जो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, त्वचा है। अगर आंतरिक अंग की बात करूं तो सबसे बड़ा अंग कौन सा है, लीवर है, यकृत है या लीवर है। ठीक है, सबसे बड़ा आंतरिक अंग। ये तो हो गए आपके अंग। उत्तक मिलकर क्या बनाते हैं, अंग बनाते हैं। और ये जो सारे अंग मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं, आपके अंग तंत्र। क्या बनाते हैं, आपका अंग तंत्र बनाते हैं। और जो अंग तंत्र मिलकर क्या बनाते हैं, आपके बहुत सारे अंग तंत्र मिलकर क्या बनाते हैं, आपके एक कंप्लीट ह्यूमन बॉडी। हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो क्या बनेगी, आपकी कंप्लीट ह्यूमन बॉडी। क्या बनेगी, कंप्लीट ह्यूमन बॉडी। ठीक है, ये हो गई आपकी कंप्लीट ह्यूमन बॉडी। किस प्रकार बनती है ये भी देख लीजिएगा। ये हो गई आपकी कंप्लीट बॉडी।
ठीक है। अब होता क्या है, वापस देख लीजिएगा, दो नर युग्मक, एक नर युग्मक एक मादा युग्मक मिलकर क्या बनाते हैं, 2n बनाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, आपके युग्मनज कहा जाता है, जो क्या होती है, सजीव की प्रथम कोशिका होती है। ठीक है। अब ये जो युग्मनज मिलकर क्या बनाते हैं, अनेक विभाजन होने पर क्या होती है, कोशिकाएं बनती है। ठीक है। अब ये कोशिकाएं मिलकर किसका निर्माण करती हैं, आपके टिश्यू या उत्तक का निर्माण करती है, और ये बहुत सारे उत्तक मिलकर क्या बनाते हैं, आपके अंग बनाते हैं, और अंग मिलकर क्या बनाते हैं, आपके अंग तंत्र बनाते हैं, और ये अंग तंत्र मिलकर क्या बनाते हैं, एक कंप्लीट बॉडी का निर्माण करते हैं। लेकिन अब सर हमें पढ़ना क्या है कि भाई जो ये ह्यूमन फिजियोलॉजी या मानव कार्यकी है, इसमें क्या पढ़ना है, आपका क्या पढ़ना है, अंग तंत्र। क्या पढ़ना है, ऑर्गन सिस्टम। क्या पढ़ना है, अंग तंत्र पढ़ना है। कि भाई सर अब हम आपके दिमाग में या हमारे दिमाग में आ रहा है कि सर ये अंग तंत्र क्या होते हैं, तो आपको मैं ले चलता हूं किस पे, अंग तंत्र पे। ठीक है। अब अंग तंत्र में आपको पढ़ना है नंबर 1 पे, क्या पढ़ना है आपके नंबर 1 पे, परिसंचरण तंत्र। कौन सा, परिसंचरण तंत्र। ठीक है। नंबर 2 पे पढ़ना है आपको पाचन तंत्र। क्या पढ़ना है, पाचन तंत्र। ठीक है। नंबर 3 पे पढ़ना है आपको श्वसन तंत्र। ठीक है। क्या पढ़ना है, श्वसन तंत्र पढ़ना है। नंबर 4 पे पढ़ना है आपको क्या, उत्सर्जन तंत्र। क्या पढ़ना है, उत्सर्जन तंत्र। ठीक है। नंबर 5 पे पढ़ना है आपको तंत्रिका तंत्र। क्या पढ़ना है, तंत्रिका तंत्र पढ़ना है। नंबर 6 पे पढ़ना है आपको कंकाल तंत्र। ठीक है। नंबर 6 पे और नंबर 7 पे पढ़ना है आपको पोषण पढ़ना है। ठीक है। अब ये तो हो गए सारे अंग कि भाई कौन कौन से तंत्र मिलकर क्या बनाते हैं, हमारे शरीर, अंग तंत्र मिलकर क्या, ह्यूमन बॉडी का। ठीक है। अब हमें अंग तंत्र में क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले पढ़ना है परिसंचरण तंत्र, उसके बाद पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, कंकाल तंत्र और पोषण पढ़ना है। ठीक है। अब आती है आपके बात कि सर परिसंचरण तंत्र क्या होता है, और जो परिसंचरण तंत्र में हमें पढ़ना क्या है, तो परिसंचरण तंत्र का अर्थ होता है आपके, इंग्लिश में इसे कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। परि का मतलब होता है चारों ओर, संचरण मतलब हमारे शरीर में चारों ओर रक्त का जो तंत्र, जो प्रवाह होता है वो किस प्रकार होता है, वो हम इस परिसंचरण तंत्र में पढ़ेंगे। तो परिसंचरण तंत्र में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम, रक्त पढ़ेंगे, जिसे इंग्लिश में कहते हैं आपके ब्लड कहते हैं, और रक्त को किस नाम से जानते हैं आप, रुधिर के नाम से भी जान सकते हैं। ठीक है। इसके बाद हम 2 नंबर पे पढ़ेंगे क्या, हृदय। क्या पढ़ेंगे, हृदय पढ़ेंगे। और 3 नंबर पे पढ़ेंगे हम क्या, इसके अंदर रक्त वाहिनिकाएं। क्या, रक्त वाहिनिकाएं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ब्लड वेसल्स। क्या कहते हैं, ब्लड वेसल्स। ठीक है। अब आता है आपके सर के पाचन तंत्र में क्या पढ़ना है, तो पाचन तंत्र को इंग्लिश में कहते हैं आपके क्या, डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। अब इस डाइजेस्टिव सिस्टम में नंबर 1 पे पढ़ना है आपको आहार नाल, और 2 नंबर पे पढ़ना है आपके पाचक ग्रंथियां। क्या पढ़नी है, पाचक ग्रंथियां पढ़नी है। ठीक है। इसके बाद आता है आपके 3 नंबर पे क्या, श्वसन तंत्र। क्या आता है, श्वसन तंत्र। ठीक है। अब श्वसन तंत्र में आपको क्या पढ़ना है, फेफड़े पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं, फेफड़े या लंग्स। ठीक है। नंबर 3 में क्या पढ़ने हैं, श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र में क्या पढ़ना है आपको, फेफड़ा या लंग्स पढ़ना है। इसके बाद आता है आपका उत्सर्जन तंत्र या एक्सटर्नरी सिस्टम। ठीक है। अब इस उत्सर्जन तंत्र में आपको क्या पढ़ना है, किडनी या गुर्दे। क्या पढ़ने हैं, गुर्दे, या इसको और किस नाम से जानते हैं आप, वर्कक या किडनी भी कहते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है आपके नंबर 5 पे कौन सा, तंत्रिका तंत्र। क्या भाई तंत्रिका तंत्र में क्या पढ़ना है आपको, एक तो पढ़ना है तंत्रिका तंत्र, और दूसरे नंबर पढ़ना है आपको मस्तिष्क। क्या पढ़ना है, मस्तिष्क पढ़ना है। ठीक है। इसके बाद आता है आपका कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र में आपको क्या पढ़ना है, जो 206 हड्डियां होती हैं, इनका विस्तार से जानकारी लेनी है कि 206 हड्डियां होती हैं वो हमारे शरीर में किस प्रकार विन्यासित होती है, कौन सी हड्डी कितने नंबर पे होती है, कौन सी हड्डी का कहाँ पे स्थान होता है, या कौन सी हड्डी सबसे बड़ी होती है, कौन सी सबसे छोटी होती है, कान में कितनी पाई जाती हैं, विभिन्न प्रकार की जो अस्थियां होती हैं, जितने भी अंग होते हैं जहाँ पे भी जो अस्थियां पाई जाती है उनका सबसे हम अलग से पढ़ेंगे। ठीक है। इसके बाद आता है कंकाल तंत्र में क्या पढ़ना, एक तो पढ़ेंगे हम क्या, अस्थियां पढ़ेंगे, 2 नंबर पे पढ़ेंगे उपास्थियां इसमें, और पढ़ेंगे क्या आपकी
मांसपेशियां, क्या पढ़ेंगे? मांसपेशियां, ठीक है। ये तो पढ़ेंगे किसमें? कंकाल तंत्र में। अब आता है आपका नंबर 7 पे, क्या आता है? पोषण। कि भाई जो मानव शरीर है इसको जो एनर्जी के लिए क्या जरूरी है? न्यूट्रिशन या पोषण के लिए क्रिया जरूरी है। अब हमें पोषण में क्या पढ़ना है? ये पोषण में नंबर 1 पढ़ना है आपको कार्बोहाइड्रेट। क्या पढ़ना है? कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। नंबर 2 पे पढ़ना है आपको प्रोटीन पढ़ना है। नंबर 3 पे आपको पढ़ना है क्या? वसा। क्या पढ़ना है? वसा पढ़ना है। और नंबर 4 पे आपको क्या पढ़ना है? खनिज लवण। क्या पढ़ना है? खनिज लवण या मिनरल्स, ठीक है। अब ये जो आपने सर ने बता दिया कि सर जो हमें पोषण पढ़ना है, पोषण में क्या पढ़ना है? कार्बोहाइड्रेट पढ़ना है, क्योंकि जो हम भोजन लेते हैं इसमें सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? कार्बोहाइड्रेट की होती है। अब इस हमें पढ़ेंगे कि कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में किस प्रकार एनर्जी के रूप में कार्य करता है, और कार्बोहाइड्रेट के प्रकार कौन कौन से होते हैं, जैसे मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड, इन सब का हम विस्तार से पढ़ेंगे। प्रोटीन में हम पढ़ेंगे कि जो प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है, प्रोटीन हमारे शरीर में किस प्रकार सहायक होते हैं, ठीक है। प्रोटीन किन किन भागों से मिलकर बना होता है, और शरीर के जो विभिन्न पार्ट है कौन से प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, ये सब हम किसमें पढ़ेंगे? प्रोटीन के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है आपके क्या? फैट या वसा। जो हमारे वसा है हमारे शरीर में किस प्रकार डाइजेस्ट होती है, किस प्रकार वसा से शरीर के कौन से अंगों का विकास होता है, या वसा से किसका निर्माण होता है, शरीर में वसा किस प्रकार शरीर में टूटती है, ये सब किसमें पढ़ेंगे? हम वसा में पढ़ेंगे। इसके बाद आता है नंबर 4 पे आपको क्या पढ़ना है? खनिज लवण। क्या भाई जो खनिज लवण कौन कौन से हो गए, जैसे मैं बात करूं आपके सोडियम की, पोटेशियम की, आयोडाइड की, कैल्शियम की, ये जो जितने भी मिनरल्स, जैसे आयरन की बात करूं, आयरन किस में होता है? हेमोग्लोबिन में होता है। कैल्शियम किस में होता है? आपके अस्थियों में होता है या बोन्स में होता है। उसके साथ कैल्शियम के साथ क्या होता है? फॉस्फोरस होता है, ठीक है। इस प्रकार आयोडीन की बात करूं, या जो थायराइड ग्रंथि है इससे किसका? आयोडीन हार्मोन है, जो भी आयोडीन लवण है उसको हम, या खनिज तत्व है उसको पढ़ेंगे, ठीक है। ये सब किस में पढ़ने हैं? आपको पोषण में पढ़ने हैं, ठीक है। अब हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? परिसंचरण तंत्र। क्या पढ़ेंगे? परिसंचरण तंत्र को स्टार्ट करते हैं। जो ये परिसंचरण तंत्र की क्लास ही जो हमारे कितनी 4-5 क्लास में परिसंचरण तंत्र आपका खत्म होगा। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आपके नंबर 2 पे श्वसन तंत्र। उसके बाद पढ़ेंगे हम क्या? पाचन तंत्र। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं? परिसंचरण तंत्र, और हम इसमें पढ़ेंगे कि परिसंचरण तंत्र कैसे होता है। अब जो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? परिसंचरण तंत्र या सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। अब जो सर्कुलेटरी सिस्टम का जो नंबर 1 पे है आपका आता है रक्त या रुधिर, और इंग्लिश में इसे कहते हैं, आप किस नाम से जानते हैं? ब्लड के नाम से भी जान सकते हैं, ठीक है। अब इस ब्लड से रिलेटिव सबसे पहले आते हैं कि जो रक्त का अध्ययन किया जाता है, विज्ञान की जिस शाखा में रक्त का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? इसका लिख दूं मैं स्टडी, ठीक है। रक्त का जो स्टडी किया जाता है वो किस शाखा में होता है? विज्ञान की हेमेटोलॉजी, विज्ञान की वो शाखा जिसमें रक्त का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? हेमेटोलॉजी, ठीक है। एक शब्द आता है कि कभी कभार रक्त ना मिलकर क्या मिलता है? रक्त कोशिकाएं मिल जाता है। तो वहां पे आपको क्या होगा? जैसे मैं यहाँ पे स्टार बना के लिखता हूं, कौन सा? रक्त कोशिकाएं। अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि रक्त कोशिकाओं का या रक्त कोशिकाएं का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आपका उत्तर होगा हेमेटोसाइटोलॉजी। क्या होता है? हेमेटोसाइटोलॉजी, ठीक है। हेमेटोसाइटोलॉजी में जो ये साइटो का अर्थ होता है कोशिका, क्या होता है? कोशिका। अगर आपको एग्जाम में कहीं पर हिम मिल जाए या हेम मिल जाए जिसका अर्थ होता है रक्त, आपके जहां पे कहीं पे भी मिल जाए, रक्त मिल जाए या हिमो मिल जाए जिसका अर्थ होता है रक्त, कि भाई वो जो क्वेश्चन आएगा वो रक्त से संबंधित होगा, ठीक है। इसके बाद आता है कि जो ये रक्त का जो मापन किया जाता है किस उपकरण में किया जाता है? हेमेटोमीटर में या हेमेटोसाइटोमीटर, ठीक है। किस नाम से जानते हैं? हेमेटोसाइटोमीटर, ठीक है। इसमें क्या होता है? रक्त का मापन किया जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका कि जो रक्त होता है वो क्या होता है? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। क्या है? तरल संयोजी ऊतक है,
ठीक है। इसके बाद आता है सवाल आपका, जो रक्त का लाल रंग होता है वो किस कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, रक्त का लाल रंग किस कारण होता है? एक पिगमेंट आता है, कौन सा पिगमेंट आता है आपका? हीमोग्लोबिन। क्या आता है? हीमोग्लोबिन। अब आपको यहाँ पे एक शब्द समझना है कि जहाँ कहीं भी पेड़ पौधों की बात हो या जंतुओं की बात हो, जहाँ पे कहीं भी रंग का या रंग की बात की जाए तो वो किससे रिलेटेड है? किसी न किसी पिगमेंट या वर्ण के कारण होती हैं। हमारे शरीर के अंदर जितने भी रंग का निर्धारण होता है किसी न किसी पिगमेंट के कारण होता है। और जो पेड़ पौधों की बात करूँ, जैसे पत्तियों का हरा रंग किस कारण होता है? क्लोरोफिल नामक पिगमेंट के कारण होता है। तो उसी प्रकार जो रक्त का लाल रंग किस कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण आता है। अब जो ये हीमोग्लोबिन है ये कितने शब्दों से मिलकर बना है? 2 शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से? नंबर 1 पे आता है हीमोग्लोबिन, एक तो होता है हिम और दूसरा होता है आपका क्या? ग्लोबिन। क्या होता है? हिम और ग्लोबिन। ठीक है। अब जो ये जो ग्लोबिन है ये क्या होती हैं? आपकी प्रोटीन होती हैं। क्या होती हैं? प्रोटीन होती हैं। और जो ये हिम होती हैं ये क्या होती हैं? आयरन होती हैं। और जो ग्लोबिन है क्या है? प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन है। अब क्या होता है एग्जाम में, क्या कई बार आपके हीमोग्लोबिन के जो हिम और जो ग्लोबिन का क्या पूछ लिया जाता है? प्रतिशत पूछ लिया जाता है। जिस हीमोग्लोबिन में हिम की मात्रा होती है आपके 4% और जो ग्लोबिन की मात्रा होती है 96% या 96%। क्या होती है? 4% होती है, हिम होती है, जिसके कारण रक्त का लाल रंग होता है। और जो ये ग्लोबिन होती हैं जो क्या होती हैं? आपके प्रोटीन होती हैं, जिसकी मात्रा होती है 96%। कितनी होती है? 96%। ठीक है। इसके बाद आती है रक्त की मात्रा। क्या आती है? रक्त की मात्रा। ठीक है, रक्त की मात्रा। ठीक है। मैं रक्त की मात्रा की बात करूं तो मेल और फीमेल या नर या और मादा, हमारे मानव शरीर में नर और मादा की बात करूं तो नर में मादा की अपेक्षा ब्लड या खून की या रक्त की मात्रा अधिक होती है। तो मेल में कितनी होती है इसकी मात्रा? 14 से लेके 16 लीटर। कितनी होती है? 14 से 16 लीटर। ठीक है। इसके बाद मैं बात करूं किसकी? फीमेल की। किसकी? फीमेल की। फीमेल में कितनी होती है? 12 से लेके 14 लीटर होती है शरीर में। सॉरी गलत हो गया एक बार। जो अगर मेल की बात करें, मेल में रक्त की मात्रा कितनी होती है आपके? 5 से 6 लीटर। कितनी होती है? 5 से 6 लीटर। और जो मेल और फीमेल की मैं बात करूं तो फीमेल में कितना होता है? 4 से 5 लीटर। ठीक है। अब क्या होता है एग्जाम में कई बार ये जो इनकी जो दोनों की मात्रा ना पूछ के क्या पूछ लिया जाता है कि जो बॉडी के कुल वेट का कितना प्रतिशत आपका रक्त होता है। तो आपके जो बॉडी क्या होता है? बॉडी जो हमारे जो शरीर होता है, बॉडी के भार का 7%। भार का कितना? 7%। ठीक है। बॉडी के भार का 7% क्या होता है? रक्त। देख लीजिएगा, जो मेरा वेट है, माना कि मेरा वेट कितना है? 70 केजी। क्या है? 70 केजी। ठीक है। अब इस 70 केजी का मैं क्या निकालूं? 7%। ठीक है। तो 7% का चिन्ह हटेगा तो नीचे कितने आएंगे? बट्टे में 100 आएंगे। 0 से 0 कट गया, 7 × 7 कितना मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया? 49 हो गया। 49/10 हो गया। और नीचे अपॉन में 10 है तो ऊपर बराबर कितने हो गए? 4.9 लीटर। ठीक है। तो अप्रोक्स कितना हो गया मेरे अंदर? 5 लीटर ब्लड हो गया। कितना हो गया? 5 लीटर ब्लड। ये तो हो गई रक्त की बात। ठीक है। अब आता है जो रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है वो कितनी होती है? ठीक है। अब मैं बात करूं रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा। ठीक है। अब जो आपके मैंने बोल दिया कि मेल और फीमेल में रक्त की मात्रा अलग अलग होती है, तो मेल में इसमें कितनी मात्रा होती है? मेल में होती है 14 से लेके 16 ग्राम प्रति 100 ml।
अब ये क्या होता है, अगर हम 100 ml ब्लड लेंगे तो उसमें 14 से 16 ग्राम क्या होगी, हीमोग्लोबिन होगी, ठीक है। और जो मैं फीमेल की बात करूं तो फीमेल में होता है आपके कितना, 12 से लेके 14 ग्राम प्रति 100 ml, ठीक है। प्रति 100 ml में कितना होता है, 12 से 14 ग्राम किस में होता है, फीमेल में होता है। और जो ये महिलाओं में होता है, रक्त का जो भार होता है कुल बॉडी का कितना होता है, 7% होता है। और महिला और पुरुष दोनों में क्या होता है, कुल भार का 7% होता है, ठीक है। इसके बाद बात करूं मैं आपके जो रक्त का जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है, आपके अस्थि मज्जा में क्या आता है। इसके बाद जो पॉइंट आता है आपका रक्त का निर्माण, ठीक है। जो रक्त का निर्माण कहाँ होता है, आपके अस्थि मज्जा, किसमें, अस्थि मज्जा, जिसे इंग्लिश में किस नाम से जानते हैं आप, बोन मैरो, किस नाम से, बोन मैरो। अब ये अस्थि मज्जा क्या होता है, ये देखिए आपकी शरीर की कोई क्या है, हड्डी है, क्या यह बोन है। अस्थि का अर्थ होता है अस्थि और मज्जा का अर्थ होता है या गुआ, ठीक है। ये क्या है, हमारे शरीर की क्या है, कोई अस्थि है, ठीक है। अब अस्थि के मध्य जो ये जो भाग होता है, यहाँ पे छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं या पोर पाए जाते हैं या गुआ पाई जाती है या इसे कैविटी भी कहते हैं, ठीक है। इन कैविटी या इन पोर के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर होते हैं जो जिसके क्या होता है, जिसमें आरबीसी डब्ल्यूबीसी या जो रक्त के जितने भी भाग होते हैं उसका निर्माण होता है। इसी को कहते हैं अस्थि मज्जा, क्या कहते हैं, अस्थि मज्जा, ठीक है। अब तो आता है कि सर रक्त का निर्माण कहाँ पे होता है, अस्थि मज्जा में होता है। लेकिन एग्जाम में सवाल इस प्रकार आता है कि जो भ्रूणीय अवस्था आती है, क्या आती है, भ्रूणीय अवस्था में रक्त का निर्माण कहां पे होता है। तो भ्रूणीय अवस्था में रक्त का निर्माण कहां पे होता है, आपके भ्रूणीय अवस्था, ठीक है। भ्रूणीय अवस्था में रक्त का निर्माण होता है आपके यकृत एवं पलिया, ठीक है, जिसे इंग्लिश में इसे कहते हैं लीवर, इसे कहते हैं स्प्लीनी, ठीक है। अब आता है ये भ्रूणीय अवस्था, कई बार क्या होता है, भ्रूणीय अवस्था ना देकर क्या मिल जाता है, आपके द्वितीय माह के भ्रूण में, द्वितीय माह अगर आपके निषेचन की क्रिया होने के बाद भ्रूण का लिंग का निर्धारण हो जाता है या भ्रूण बनना स्टार्ट हो जाता है। अब वहां से लेके जो द्वितीय माह तक का जो भ्रूण होता है उसमें रक्त का निर्माण कहाँ होता है, आपके यहाँ पे मैं लिखता हूं क्या, द्वितीय माह के भ्रूण में रक्त का निर्माण कहाँ पे होता है, आपके अपरा में, जिसे और किस नाम से जानते हैं, प्लेसेंटा। कौन सी, प्लेसेंटा। अब ये अपरा या प्लेसेंटा क्या होती है, अपरा और ये प्लेसेंटा वो भाग होता है जो जब बच्चे की जो नाभि होती है माँ के किससे जुड़ी होती है, गर्भनाल के, गर्भाशय से जुड़ी होती है। अब ये गर्भाशय और जो माँ के जो शिशु के बीच जो नाभि के बीच जो अपरा होती है इसे कहते हैं प्लेसेंटा या अपरा, ठीक है। इसके द्वारा क्या होता है, शिशु को भोजन या पोषण प्रदान किया जाता है, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, अपरा या प्लेसेंटा कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है आपका कि भाई रक्त के बारे में खत्म हो गया। अब आता है आपका रक्त का संघटन, क्या आता है, रक्त का संघटन, कि भाई रक्त में कौन कौन से पदार्थ उपस्थित होते हैं, ठीक। अगर मैं रक्त के संघटन की बात करूं तो रक्त का संघटन है जो मुख्यतः कितने भागों से मिलकर बना होता है, 2 भागों से मिलकर बना होता है। अब ये 2 भाग कौन कौन से होते हैं, आपके नंबर 1 पे होता है आपका क्या, नंबर 1 पे होता है आपका तरल पदार्थ, और जो नंबर 2 पे होता है आपका क्या, ठोस पदार्थ, क्या होता है, ठोस पदार्थ, ठीक है। अब आता है आपका तरल पदार्थ कौन सा होता है और इसकी मात्रा कितनी होती है। जो तरल पदार्थ की मात्रा होती है कितनी होती है, 55% या 55% होती है। अब ये 55% में क्या होता है, आपका प्लाज्मा, क्या होता है, आपके प्लाज्मा होता है, जो किस फॉर्म में होता है, तरल या लिक्विड के फॉर्म में होता है। उसके बाद सेकंड के मैं बात करूं, ठोस पदार्थ के रूप में क्या होते हैं, जिसे किस नाम से जानते हैं, हेमेटोक्रिट, किस नाम से, हेमेटोक्रिट, जो क्या होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, क्या होती हैं, कोशिकाएं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जो सर रक्त होते हैं वो तो तरल में होते हैं,
हमने कभी ठोस नहीं पढ़ा। अब ये ठोस किस प्रकार होते हैं आपको मैं बताऊं कि अगर आपके खेलते समय क्या लग गई, चोट लग गई, क्या लग गई, चोट लग गई, ठीक है, अंगुली के चोट लगी तो अंगुली से क्या निकलने लग गया, खून लगने लग गया, ठीक है। थोड़ी देर बाद खून निकलने के बाद जो खून के ऊपर जो पपड़ी जम जाती है और जो एक पपड़ी के समान सूख जाता है, तो सूखने के पश्चात क्या होता है, जो सूखा हुआ पदार्थ होता है वो क्या कहलाता है, आपको हेमेटोक्रिट कहलाता है। अब वो किस फॉर्म में होता है, ठोस फॉर्म में होता है। लेकिन जब आपके जो चोट लगी थी तो उस समय ब्लड किस समय था, किसके रूप में था, आपके प्लाज्मा के रूप में था, या प्लाज्मा में उसमें प्लाज्मा उपस्थित थी, वो किस रूप में थी, तरल रूप में थी। जो तरल रूप में थी, जो प्लाज्मा में क्या था, प्लाज्मा के अंदर क्या होता है 92% जल होता है, वो क्या होता है आपके वायुमंडल में मुक्त हो जाता है। पीछे क्या बचते हैं आपके ठोस पदार्थ में, ओनली फॉर क्या बनते हैं, हेमेटोक्रिट बचते हैं, ठीक है। अब आता है जो ये हेमेटोक्रिट होते क्या हैं, और ये जो हेमेटोक्रिट के कौन कौन से होते हैं, नंबर 1 पे आता है आपका आरबीसी, जिसका नाम है हिंदी में लाल रक्त कणिकाएं या रेड ब्लड कार्पल्स या रेड ब्लड सेल्स, क्या होती हैं, लाल रक्त कणिकाएं, ठीक है। और इसको आरबीसी को किस नाम से जानते हैं, इरिथ्रोसाइट, क्या किस नाम से, इरिथ्रोसाइट, ठीक है। इरिथ्रोसाइट में इरिथ्रो का अर्थ होता है लाल और साइट का अर्थ होता है कोशिकाएं। अगर लाल कोशिकाएं कौन सी होती हैं आपकी, आरबीसी होती हैं, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, इरिथ्रोसाइट कहते हैं, ठीक है। नंबर 2 पे आता है आपका क्या, डब्ल्यूबीसी, क्या पढ़ेंगे हम, डब्ल्यूबीसी, ठीक है। डब्ल्यूबीसी का अर्थ होता है श्वेत रक्त कणिकाएं, हिंदी में अर्थ होता है। और जो इस दूसरे किस नाम से जानते हैं, ल्यूकोसाइट, क्या जानते हैं, ल्यूकोसाइट, ठीक है। अब ये जो WBC होती हैं ये क्या होती हैं, वास्तविक कोशिकाएं होती हैं, और इसमें क्या होता है, केंद्रक प्रेजेंट होता है, क्या होता है, केंद्रक प्रेजेंट होता है, ठीक है। WBC के बाद हम पढ़ते हैं क्या, प्लेटलेट्स, ठीक है। अब हम प्लेटलेट्स में पढ़ेंगे क्या, जिसे ये किस नाम से जानते हैं, बिंबाणु, ठीक है। अब जो ये प्लेटलेट्स होते हैं ये इसका कार्य क्या होता है, रक्त का थक्का बनाते हैं, और इसको जो दूसरे किस नाम से जानते हैं, प्लेटलेट्स को जानते हैं हम थ्रोम्बोसाइट्स, क्या होती हैं, थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट में जो थ्रोम्बिन होती हैं वो क्या होती हैं, आपकी प्रोटीन होती हैं, और जो उसके साथ जो साइट लगा होता है वो क्या होती है, कोशिका। थ्रोम्बोसाइट कोशिका क्या कहलाती हैं, आपकी प्लेटलेट्स कहलाती हैं। ये तो हो गया हमारे के जो संगठन होता है, जो हमारे रक्त में क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले नंबर 1 पे क्या पढ़ेंगे हम, प्लाज्मा, ठीक है। प्लाज्मा होता है तो सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, प्लाज्मा का जो संगठन होता है कि प्लाज्मा में किसकी मात्रा कितनी होती है, ठीक है। तो प्लाज्मा का संगठन पढ़ते हैं। तो प्लाज्मा में क्या होता है, मुख्यतः 90% क्या होता है, इसमें जल होता है आपके, क्या होता है, जल, या इंग्लिश में लिख लो वाटर, ठीक है, वाटर। 90% क्या होता है, वाटर होता है, और 2% होता है आपके, क्या होता है, 2% कार्बनिक पदार्थ, ठीक है, कार्बनिक और या अकार्बनिक व ग्लूकोज व या खनिज लवण, ठीक है। इसके बाद पीछे कितने बचते हैं आपके, 8%, क्या बचते हैं, 8%। 8% क्या होती है आपकी, प्रोटीन होती है, क्या होती हैं, प्रोटीन होती हैं। अब ये प्रोटीन कौन कौन सी होती है, नंबर 1 पे होती हैं आपके थ्रोम्बिन, क्या होती है, थ्रोम्बिन। नंबर 2 पे आता है आपके प्रोथ्रोम्बिन, क्या आती हैं, प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है। नंबर 3 पे आती हैं आपकी फाइब्रिन, क्या आती हैं, फाइब्रिन, ठीक है। नंबर 4 पे आती हैं आपके फाइब्रिनोजन, क्या आती हैं, फाइब्रिनोजन, ठीक है। नंबर 5 पे आती हैं आपकी एल्ब्यूमिन, ये क्या होती हैं आपके, एल्ब्यूमिन, फाइब्रिनोजिन, फाइब्रिन, प्रोथ्रोम्बिन और थ्रोम्बिन क्या होती हैं, प्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन होती हैं, क्या होती हैं, प्रोटीन होती हैं। अब आता है कि जो प्लाज्मा का जो रंग होता है वो कैसा होता है, हल्का पीला,
जो प्लाज्मा का रंग होता है वो कैसा होता है, हल्का पीला होता है। अब ये हल्का पीला किसी न किसी क्या होता है, पिगमेंट के कारण होता है। अब ये कौन सा पिगमेंट आता है, आपके जो बिलीरुबिन पिगमेंट आता है। अब जो ये हल्का पीला रंग किस कारण होता है, एक पिगमेंट आता है, कौन सा, बिलीरुबिन। क्या आता है, बिलीरुबिन। ठीक है, अब ये बिलीरुबिन क्या होता है, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया कि शरीर में किसी न किसी रंग का निर्धारण कौन करता है, कोई ना कोई पिगमेंट या वर्ण करता है। ठीक है, अब जो ये प्लाज्मा का हल्का पीला रंग होता है किस कारण होता है, बिलीरुबिन पिगमेंट के कारण, जिसका निर्माण कहाँ पे होता है आपके, इसका निर्माण कहाँ पे होता है, बिलीरुबिन का निर्माण होता है आपके कहाँ पे, यकृत में। कहाँ पे होता है, यकृत में होता है। और इस बिलीरुबिन के समान एक और शब्द आता है, कौन सा, बिलीवर्डिन। अब ये बिलीवर्डिन होता है, इससे जो बिलीरुबिन के कारण तो कैसा रखता है, कौन सा पिगमेंट आता है, पीला पिगमेंट आता है। जो ये बिलीवर्डिन होता है ये किस प्रकार का रंग पिगमेंट करता है, हरे रंग का पिगमेंट। ठीक है, अब ये हरा रंग कहाँ पे आता है, पित्तरस आता है आपके छोटी आंत में। जब पढ़ोगे, छोटी आंत पढ़ोगे तो आप क्या पढ़ोगे, यकृत में किसका निर्माण होता है, पित्तरस का निर्माण होता है। और जो पित्तरस का जो रंग होता है वो कैसा होता है, हल्का हल्का हरा रंग होता है। वो हल्का हरा रंग किस कारण होता है, इसी बिलीवर्डिन के कारण होता है। और जो ये बिलीवर्डिन पिगमेंट है किस कारण बनता है, कहां से बनता है, यकृत के द्वारा बना होता है। ये तो होता है भाई कि भाई प्लाज्मा का हल्का पीला रंग किस कारण होता है। ठीक है, इसके बाद आता है कि जो प्लाज्मा होती है, प्लाज्मा का जो संगठन पढ़ लिया। ठीक है, अब आता है प्लाज्मा का जो कार्य क्या होता है। ठीक है, प्लाज्मा क्या करता है, इसका जो कार्य होता है, क्या होते हैं कार्य, ये क्या करता है, शरीर के तापमान को बनाए रखता है। क्या, तापमान बनाए रखना। ठीक है, इसके बाद ये शरीर में क्या करती हैं, ग्लूकोज की मात्रा को बनाए रखना, ग्लूकोज की मात्रा को बनाए रखना या स्थिर रखना। क्या करना, स्थिर रखना। ठीक है, और इस प्लाज्मा में क्या होती है, एंटीबॉडी होती हैं। आपकी एंटीबॉडी कहाँ पे पाई जाती है, प्लाज्मा के अंदर पाई जाती है। लेकिन एंटीजन होते हैं वो कहाँ पे पाई जाती हैं, आपके आरबीसी में पाई जाती है। ठीक है, अब जो ये हमारे क्या करती हैं, ग्लूकोज का क्या करती हैं, ऑक्सीकरण करती हैं। कौन करती हैं, प्लाज्मा में क्या होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होने पर क्या बनता है, बाई प्रोडक्ट में क्या बनता है, आपके CO2 38 ATP और जल के मॉलिक्यूल। अब ये ग्लूकोज का ब्रेकडाउन किस प्रकार करती हैं, तो देखिए हमारे शरीर में क्या होती हैं, प्लाज्मा होती हैं। प्लाज्मा में क्या होती हैं, आपके ग्लूकोज होती हैं, जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, शोषण में क्या लेते हैं, O2 लेते हैं। क्या लेते हैं, O2 लेते हैं, जो क्या होती है, फेफड़ों में जाने के बाद रक्त, फेफड़ों में क्या होता है, रक्त होता है। ठीक है, इन फेफड़ों में रक्त में कौन सी होती है, हीमोग्लोबिन होती है, जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाती है। ठीक है, अब ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़कर क्या करती हैं, सबसे पहले बनाती हैं HbCO2। कितने बनाती हैं, 6 HbCO2, जिसे कहते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाती हैं, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती हैं। इसके साथ बनाती हैं आपके 6 अणु जल के। इसके साथ बनाती हैं आपकी ATP या ऊर्जा। क्या होती है, ATP ऊर्जा होती है। और ये ATP कितनी होती है, 38 ATP होती है। कितनी होती है, 38 ATP। इस प्रकार हमारे शरीर में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन या ग्लूकोज का टूटना किस प्रकार प्लाज्मा में टूटता है, ये आपके इस अभिक्रिया के माध्यम से हमने आपको समझाया। ठीक है, अब होता है कि प्लाज्मा में जो अब ये जो और कार्य आता है, प्लाज्मा क्या करती है, प्लाज्मा रक्त का पीएच मान बनाए रखती हैं। ठीक है, रक्त का पीएच मान बनाए रखती है। अब आता है रक्त का पीएच मान कितना होता है, कितना होता है रक्त का पीएच मान। ठीक है, एक पॉइंट होता है कि जो रक्त का पीएच मान क्या आता है, आपके रक्त का पीएच मान, रक्त का पीएच कितना होता है, आपका रक्त का पीएच मान कितना होता है, एग्जाम में पूछ लिया जाता तो उसका उत्तर होता है आपका 7.4।
ठीक है। अब आता है जो रक्त का पीएच तो पूछ लिया जाता है, तो आपका उत्तर होगा 7.4। कई बार एग्जाम में पूछ रखा है कि एग्जाम में जो ये पूछ रखा है कि रक्त की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, रक्त की प्रकृति कैसी होती है, तो यहाँ पे उत्तर होता है आपका रक्त की क्या होती है प्रकृति, हल्का, क्या होता है हल्का सारीय, क्या होती है हल्का सारीय। अब ये हल्का सारीय किस प्रकार होता है, आपको एक पीएच स्केल समझना है। ये होता है क्या आपका पीएच स्केल, क्या होता है पीएच स्केल होता है, जिसमें क्या होता है 0 से लेके 7 तक तो क्या होता है आपके अम्ल होते हैं, 7 से लेके आपके 14 पे क्या होते हैं सार होते हैं, क्या होते हैं सार होते हैं, ठीक है। अब ये पीएच स्केल कुछ इस प्रकार बनी होती है। तो अगर आप 0 से 7 की ओर बढ़ोगे तो अम्लता का क्रम क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। इसलिए 0 से लेके 4 तक क्या होते हैं प्रबल अम्ल होते हैं, ठीक है, और 4 से लेके 7 तक क्या होते हैं दुर्बल अम्ल होते हैं। लेकिन सार में क्या होता है 7 से 14 की ओर बढ़ेंगे तो सारीयता का क्रम बढ़ता है। तो हमने क्या बोला कि रक्त का जो पीएच मान होता है कितना होता है यहाँ पे 7.4। तो अब ये जो 7.4 क्या है दुर्बल है, हल्का है, कम है, मतलब इतना जो उसका सारीय माध्यम कम है, तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है हल्का सारीय कहा जाता है। और 7 पर क्या होता है आपका उदासीन होता है। इसीलिए आपको 7.4 पीएच होने के कारण रक्त की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है हल्का सारीय होती है। आपके एग्जाम में कई बार पूछ रखा है, जैसे मैं बात करूं ये जो सवाल है दिल्ली पुलिस एसआई है उसमें पूछ रखा है जो रक्त की प्रकृति कैसी होती है, तो वहां पे आपके लिखा आती है प्रबल अम्लीय दुर्बल अम्लीय। 2 ऑप्शन ये हो गया, एक आता है आपके दुर्बल सार और एक प्रबल सार। तो आपका उत्तर क्या होगा, क्या उत्तर होगा, आपको अगर पीएच स्केल समझ में आई है तो आप पता कर लोगे कि जो रक्त की पीएच मान होता है 7.4 होती है, तो 7.4 क्या होते हैं आपके दुर्बल अम्ल नहीं दुर्बल सार होते हैं या हल्का सारी होते हैं। तो ये आपके इस प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने आपको पीएच स्केल यहाँ पे समझाया है, ठीक है। इसके बाद आपके जो प्लाज्मा होता है यहाँ पे खत्म होता है। नंबर 2 पे आता है आपका क्या आरबीसी, क्या पढ़ेंगे हम आरबीसी पढ़ेंगे, उसके बाद डब्ल्यूबीसी पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे प्लेटलेट्स, ठीक है। आरबीसी को शुरू करने से पहले हमें प्लाज्मा को एक बार वापस देख लेना है कि प्लाज्मा होता क्या है, ठीक है। अब आता है प्लाज्मा क्या होता है, एक हल्का पीला, प्लाज्मा का जो पीला रंग होता है वो किस कारण होता है बिलीरुबिन के कारण होता है, जिसका निर्माण कहाँ पे होता है आपके यकृत या लीवर में होता है, ठीक है। अब जो प्लाज्मा का जो संघटन होता है जिसमें क्या होता है आपके 90% जल होता है, ठीक है, 2% जिसमें ग्लूकोज और खनिज लवण होते हैं, 8% में प्रोटीन होती है। अब ये प्रोटीन कौन कौन सी, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिन, फाइब्रिनोजन और एल्बुमिन होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि जो प्लाज्मा का कार्य क्या होता है, तापमान बनाए रखती है, हमारे शरीर के तापमान को मेंटेन करती हैं। उसके बाद आता है ग्लूकोज की मात्रा को स्थिर बनाए रखती है। नेक्स्ट आता है आपका एक कार्य कि जो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने में सहायक होती है या ग्लूकोज को तोड़ती हैं। अब ग्लूकोज को किस प्रकार तोड़ती हैं, ग्लूकोज की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराने पर या ऑक्सीडेशन की क्रिया, ग्लूकोज की क्रिया ऑक्सीजन के साथ होने पर क्या होती है ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है, ऑक्सीकरण होता है, जिसके क्या बनती है 6 CO2 6 H2O और 38 ATP एनर्जी बनती है, ठीक है। अब आता है प्लाज्मा क्या करता है रक्त का पीएच मान बनाए रखती है। ये तो यहाँ पे होता है आपका प्लाज्मा खत्म। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं कौन सी आरबीसी, क्या आरबीसी जिसे इंग्लिश में कहते हैं रेड ब्लड कणिकाएं, ठीक है, जो अगली आपकी क्लास में संपन्न कराई जाएगी। अब आपकी क्लास आज की क्लास जो आपकी यहीं पे समाप्त की जाती है, ठीक है।